नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप लोगों को बीए फर्स्ट सेमेस्टर है ना, सेकेंड सॉरी सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होने वाला है मंडे को, उसके लिए मैं आपके पास दो ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, क्वेश्चन दो है बट इसके आंसर आपको लगभग आपके इसमें चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर ये दो क्वेश्चन आपने देख लिया तो मतलब मान लो कि आपका चार क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब एग्जाम में करने कितने, पांच। अगर आपने चार कर लिया तो भी पास है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। इसके मैंने कुछ कुछ पॉइंटों जो है उनको भी नोट डाउन कर दिया है। आप लिखने का प्रयास करेंगे, लिख करके इसको रख लेंगे और उसको थोड़ा दिमाग में रख लेंगे और जो मैं बता रहा हूं उनको आप समझने की कोशिश करेंगे। आपका टॉपिक जो है आपका है भारत की विदेश नीति। मतलब भारत की विदेश नीति की अगर बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है भारत को एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने में। ठीक, तो हमारा जो टॉपिक है वो विदेश नीति के आधार पर ही बनता है। ठीक, तो भारत की विदेश नीति या नेहरू जी की विदेश नीति की अगर बात करें तो हमारे लिए तो महत्वपूर्ण है और देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो भारत ने अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को किस प्रकार से मजबूत किया है उसको हम एक बार देखते हैं। तो भारत, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है भारत की विदेश नीति। तो भारत की विदेश नीति अर्थात भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को किस प्रकार से दिखा रहा है और भारत की छवि जो है आज वर्तमान परिवेश में किस प्रकार का है उसे हम देखते हैं और उसको हम लिखते हैं। तो सिंपल लिखना है कि भारत की विदेश नीति आज भारत के कई सारे आधारों पर मजबूती प्रदान की है, जैसे कि पंचशील योजना, गुट निरपेक्षता की नीति, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, यूएनओ का समर्थन, परमाणु नीति, मानव अधिकारों का समर्थन। और भी है कई सारे पॉइंट, लेकिन आपके इतने पॉइंट ही आपको याद हो गया तो आपके एग्जाम के लिए इनफ है चार सीट भरने के लिए। कम से कम 500 वर्ड आपके इसी क्वेश्चन बन जाएगा, इनफ है। ठीक, आप गलती क्या करते हैं कि 5 सीट भरते हैं लेकिन उसमें लिखते क्या है आपको पता ही जितना लिखते क्या है और इस कारण से आपका रिजल्ट आपको बैक देते हैं। ठीक, तो आपको लिखना है फैक्ट। अगर आपने पॉइंट लिख दिया और पॉइंट के कुछ पॉइंट आपने लिख दिया जो अच्छे पॉइंट, तो एग्जामिनर पढ़ के आपको पास कर देता है। ठीक है, पहला विदेश नीति का पॉइंट है पंचशील योजना। पंचशील योजना आखिर में होता क्या है? ठीक, होता क्या है ये पंचशील योजना? तो पंचशील योजना की अगर हम बात करें तो पंचशील योजना भारत और चीन के बीच शुरू हुआ था। भारत और चीन के संबंध को अगर देखोगे आप तो भारत और चीन एक पड़ोसी देश है। ठीक है, भारत की सीमा चीन से लगती है। भारत और चीन की सीमा को मेकमोहन रेखा कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपको पता ही है। भारत और चीन के संबंध 1950 से जो है काफी अच्छे रहे क्योंकि भारत 1948 में आजाद हुआ। उसी प्रकार चीन के अंदर 1949 में साम्यवादी क्रांति हुई। चीन के अंदर साम्यवादी क्रांति के बाद भारत और चीन जो है आपसी संबंध को मजबूत किया क्योंकि भारत भी एक कम्युनिस्ट पार्टी वाला देश था और चीन भी एक कम्युनिस्ट पार्टी के आधार पर अपने देश को चला रहा था। तो भारत और चीन जब कम्युनिस्ट आधार पर चल रहा था तो 1954 में भारत चीन अपने संबंध को सुधारने के लिए पंचशील योजना पर हस्ताक्षर कर दिया। पंचशील योजना का अर्थ होता है शांति के 5 सिद्धांत, जो चीन और भारत के बीच हुआ था। शांति के 5 सिद्धांत में कहा गया कि भारत और चीन एक दूसरे पर कभी हमला नहीं करेंगे। ठीक, दूसरा, भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामले में कभी दखल नहीं देंगे। तीसरा, भारत और चीन एक दूसरे के व्यापार में सहयोग करेंगे। चौथा, भारत और चीन जो है सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा लास्ट था भारत विवाद के मुद्दों को, भारत और चीन विवाद के मुद्दों को बातचीत द्वारा बैठ करके हल करेंगे। ये आपका पंचशील एग्रीमेंट का एक सिद्धांत था। बट 1959 में क्या हुआ, भारत और चीन के बीच संबंध जो है बिगड़ गया। संबंध बिगड़ने का मेन कारण था तिब्बत समस्या, क्योंकि तिब्बत एक स्वतंत्र देश था लेकिन चाइना उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। जब चाइना ने उस पर अटैक किया तो तिब्बत के लोगों ने आमने सामने मुकाबला किया, जबकि चाइना का मानना था कि तिब्बत अगर उसमें शामिल होता है तो चाइना के अंदर सबसे बड़ा राज्य तिब्बत को दिया जाएगा और सब शक्ति ज्यादा तिब्बत को दी जाएगी। लेकिन तिब्बत के लोग ऐसा मानने से इनकार कर दिया। तिब्बत का मानना था कि हम एक स्वतंत्र देश है और स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं। जब स्वतंत्र देश की बात हुई तिब्बत की तो तिब्बत के गुरु दलाई लामा ने चाइना के इस बात का विरोध किया। जब तिब्बत नहीं माना, चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया, तो चाइना ने क्या किया, तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण कर दिया तो चाइना ने क्या किया, तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद तिब्बत को अपने अंदर मिला लिया। तिब्बत के बहुत सारे लोग धर्मगुरु दलाई लामा भी जो है भारत में आ गए। लगभग काफी शरणार्थी हिमाचल प्रदेश होते हुए धर्मशाला दिल्ली में आगे बस गए। तो ये सारे लोग ऐसे आगे बच गए कि जिस प्रकार से देश नहीं कहो, तो भारत ने उसको सहायता दे दिया। भारत जब सहायता दे दिया तो चाइना ने इसका विरोध किया। तो चाइना ने इसका विरोध किया तो भारत ने जो है
इस बात का चाइना का विरोध किया। तो चाइना ने क्या किया, भारत के अक्साई एरिया जो अरुणाचल प्रदेश का अक्साई चीन पड़ता है मैकमोहन टाइप लाइन का, उन पे कब्जा कर लिया। कहा ये मेरे नक्शे में है, मैं इस पे कब्जा करूंगा। भारत ने क्या किया, डायरेक्टली रूप से इसका विरोध किया। चाइना ने क्या किया, इसमें वॉर छेड़ दिया। 1962 का वॉर आपने देखा होगा कि भारत और चीन का युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है भारत की हार होती है। हारने के बाद भारत और चीन के बीच 20 साल तक कोई संबंध स्थापित नहीं हुआ। इसके बाद भारत और चीन जो है अपने संबंध को सुधारने के लिए 1985 में राजीव गांधी जो चाइना की यात्रा की। इसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार हुआ। व्यापार बढ़कर कई अरब डॉलर जो पहुंच गया था, लेकिन 2014 तक इनके बीच संबंध रहा ठीक ठाक। लेकिन हमने देखा कि 14 के बाद जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पीएम बने, इसके बाद इनके संबंध खराब होने शुरू हो गए। कोरोना महामारी टाइम में आपने सुना होगा कि चाइना के जो दुनिया कोरोना महामारी जूझ रही है और चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे चाइना भारत के जो गलवान घाटी है, गलवान घाटी जो आपके पड़ता है जो आपके लद्दाख के आसपास, उस पर आके कब्जा कर लिया। जब गलवान घाटी पे आके कब्जा करना शुरू किया तो भारतीय सैनिकों ने इसका मुंह तो जवाब दिया, जिस कारण से दोनों सेना को झड़प हुई थी। इसमें चीनी सैनिक मारे गए थे, कई सारे सैनिक मारे गए थे, भारतीय फौज भी घायल हुए। दिन के बीच बाद जो है दोबारा बातचीत हुई, अंतिम समझौता हुआ। इसके अलावा चीन जो है एक प्रकार से एक ऐसा रोड मैप बना रहा है जो पड़ोसी देशों पर कब्जा कर रहा है और उनको लालच दे रहा है पैसे का। जैसे नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अफ्रीका हो गए। बताया जाता है कि कोविड महामारी के टाइम में अफ्रीका के अंदर 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया किसने, चाइना ने। और इन्वेस्टमेंट क्यों किया, पहले गरीब देशों को कर्जा दिया और जब कर्जा नहीं चुकाएगा तो उसकी चीजों को 100 सालों के लिए हड़प लेगा। श्रीलंका का बमबंदी हड़प लिया। तो चाइना जो है एक कॉरिडोर तैयार कर रहा है और भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। इस प्रकार से भारत और चीन के संबंध काफी ज्यादा ही मनमुटाव रहा है और आने वाले टाइम में भी भारत चीन संबंध कभी सुधरने वाले नहीं है, ये आपको लिखना है। गुट निरपेक्षता की बात करते हैं तो भारत ने क्या किया, अपनी विदेश नीति को अपनाने के लिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाया। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति आधारित है। 1955 में भारत की सहायता से अफ्रो सम्मेलन बुलाया गया। ये अफ्रो सम्मेलन इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में आयोजित किया गया। अब गुट निरपेक्ष होता क्या है, पता होगा कि 1945 से 1990 तक दुनिया में शीत युद्ध का दौर चल रहा था। इस शीत युद्ध के दौरान हमने देखा कि दो महाशक्ति आपस में बटी हुई थी। अमेरिका एक तरफ था, सोवियत संघ एक तरफ था। दुनिया के तमाम देश दोनों महाशक्ति में शामिल थे, लेकिन कई सारे ऐसे देश भी थे जो उस समय पे आजाद हो रहे थे। जब आजाद हो रहे देश का मानना था कि ना तो हम अमेरिका में जाएंगे और ना ही हम सोवियत यूनियन में जाएंगे। अगर हम अमेरिका की तरफ गए तो सोवियत संघ हमसे नाराज हो जाएगा और सोवियत संघ की तरफ गए तो हमसे अमेरिका नाराज हो जाएगा। इसलिए दोनों को बिना हम सपोर्ट किए हम अपना अलग से गुट बनाएंगे, जिसका नाम दिया गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में अफ्रो एशियाई सम्मेलन बुलाया गया और इसके साथ साथ हमने देखा कि 1961 में गुट निरपेक्ष का पहला शिखर सम्मेलन बुलाया गया। गुट निरपेक्ष का प्रत्येक सम्मेलन 3 वर्षों के बाद आयोजित होता है। गुट निरपेक्ष को आगे बढ़ाने में 5 देश के नेताओं का अहम योगदान है, जिनमें भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, यूगोस्लाविया और घाना। इन 5 देशों का अहम योगदान रहा है। भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो, ठीक, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के ब्रॉज टिटो और घाना के वामे एन क्रुमा। ये जो आपके देश देख रहे हैं, इन्होंने गुट निरपेक्ष को आगे बढ़ाने में काफी अहम योगदान दिया है। भारत के अंदर गुट निरपेक्ष का 7वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया था 1983 में। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। इसके बाद देखते हैं गुट निरपेक्ष का अब तक 18 सम्मेलन हो चुका है। 19वां सम्मेलन हाल फिलहाल में ही होने वाला है और यह सम्मेलन कहाँ होगा, तो युगांडा की राजधानी कंपाला में 2024 में हेल्ड होने वाला है। गुट निरपेक्ष का उद्देश्य है विश्व शांति को बढ़ावा देना, पर्यावरण रक्षा करना, गरीब देशों की सहायता करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आक्रामक देश के खिलाफ कार्रवाई करना और परमाणु युद्धों से देशों को बचाना। ये गुट निरपेक्ष और आतंकवाद से विश्व को सुरक्षित रखना, ये गुट निरपेक्ष का योगदान है।
हमने देखा गुटनिरपेक्ष के देशों ने मिलकर कोरोना महामारी को किस तरह से खत्म करने का प्रयास किया है। ठीक है, इस प्रकार से आप गुटनिरपेक्ष देख लेंगे और भारत की विदेश नीति को भी आराम से आप हल कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका, चाइना के संबंध भी हो गया, गुटनिरपेक्ष का भी हो गया क्वेश्चन। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मामले में भाग लेना। भारत जो है हमेशा से ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को मजबूत करने का प्रयास किया। तो भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत जब किया अपने आप को, उन्होंने क्या किया, अच्छे अच्छे सम्मेलन बुलाए। G20 सम्मेलन का हिस्सा बन गया भारत, G7 का अस्थायी मेंबर बन गया भारत, अस्थायी नहीं है अस्थायी मेंबर बनने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा भारत ने क्या किया, COP14 जो पर्यावरण सम्मेलन होता है उसका सदस्य है। भारत जो है ब्रिक्स सम्मेलन का, ब्रिक्स का अध्यक्ष है। भारत SCO संघाई संगठन जो है इसका भी अध्यक्ष है। ठीक है, तो भारत इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर में अपने आप को मजबूत कर रहा है और तमाम देशों से जो है, जैसे अमेरिका, रूस, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों से क्या करता है, अपने संबंध को मजबूत कर रहा है और भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छा देश बनने का बनने का प्रयास नहीं, बन रहा है। इसके अलावा भारत जो है कई पर्यावरण सम्मेलन में भाग लिया है, रियो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन में भाग लिया है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। लेकिन भारत को इसमें बुला करके इसमें मीटिंग करवाई जाती है। ठीक है, यूएनओ का समर्थन, भारत जो है यूएनओ के समर्थन में आधारित चीजों काम करता है, क्योंकि यूएनओ की स्थापना क्या हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। भारत शामिल कब हुआ, 6 दिन के बाद, 30 अक्टूबर 1945 को। लेकिन भारत आज तक स्थायी सदस्य नहीं बना, लेकिन भारत अस्थायी सदस्य होने के बावजूद भी गुटनिरपेक्ष के हर एक नीतियों को वो समर्थन कर देता है। और भारत चाहता है कि यूएनओ जो है, यूएनओ अपने आधार पर काम करे, जिसका हम समर्थन देंगे। यूएनओ के सभी नीति, चाहे वो परमाणु नीति हो, चाहे वो आतंकवाद विरोधी नीति हो, चाहे वो पर्यावरण नीति हो, उन सभी नीतियों का समर्थन करता है कौन, भारत। तो भारत जो है यूएनओ के समर्थन पर आधारित नियमों को फॉलो करता है, इसलिए भारत की विदेश नीति में इस पॉइंट को हम जोड़ सकते हैं। भारत की परमाणु नीति, भारत की विदेश नीति में परमाणु नीति आती है। भारत दुनिया में एक ऐसा देश है जो आज उनके पास लगभग 172 परमाणु बम है। पाकिस्तान को भी छोड़ दिया, भारत छठा देश है जो परमाणु मामले में अपने पास 172 परमाणु बम रखता है। भारत की विदेश नीति रखता है कि भारत परमाणु युद्ध का हमला शांतिपूर्ण तरीके से करेगा। अगर कोई पहले हमला करेगा तो हम हमला करेंगे, पहले अपने तरफ से परमाणु युद्ध नहीं करेंगे। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 28 मई 1974 को पोखरण नामक स्थान में राजस्थान के खेतरी जिले में किया था। इसके बाद दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया था। अब तक भारत के पास कई सारे परमाणु बम, लगभग 172 परमाणु बम बन चुका है। तो भारत की परमाणु नीति शांति पर आधारित है। मानव अधिकारों के समर्थन की बात करते हैं तो भारत जो है मानव अधिकार रक्षा करता है। इसके लिए देखा भारत ने कि विश्व स्तर पर जब यूएनओ ने 10 दिसंबर 1947 को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की, तो भारत ने क्या किया, अपने देश के अंदर 1983 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की। पूरे विश्व में जो है भारत जो है मानव अधिकारों की बात करता है, और जहां पर भी मानव का हनन होता है, जैसे कि युगांडा हो गया, ठीक है, सूडान हो गया, नाइजीरिया हो गया, अभी म्यांमार हो गया, जिन देशों में जनता के ऊपर, जैसे कि फिजी देश था, वहां पे सेनाओं ने तख्ता पलट कर दिया, म्यांमार में सेनाओं ने तख्ता पलट कर दिया, सूडान में तख्ता पलट हो गया, नाइजीरिया में तख्ता पलट हो गया, तो उन देशों से जाकर के उन देशों को सहयोग किया। इसके अलावा देखते हैं कि जब तुर्की में भूकंप आया, वहां जब भारत जाकर सहायता की। अभी फिलिस्तीन पर अटैक हो रहा है, वहां भारत दवाइयां पहुंचाया, खाना पहुंचाया। इस प्रकार से भारत जो है मानव अधिकारों की रक्षा करने में काफी अहम योगदान देता है। इन पॉइंटों, तमाम पॉइंटों का आराम से लिख करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। बिल्कुल इजी और बिल्कुल आसान पॉइंट है। क्वेश्चन आपका है भारत, रूस और अमेरिका के संबंध। अब बात उस टाइम थोड़ी जब शीत युद्ध चल रहा था, तो आपको पता होगा कि शीत युद्ध के समय में भारत का संबंध ओनली फॉर सोवियत यूनियन अच्छा था। सोवियत यूनियन के अंदर ही रूस आता है, तो भारत का संबंध रूस से काफी अच्छा था, जबकि अमेरिका संबंध बेकार था। क्योंकि जिस समय में सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया, उस समय में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। तो भारत और रूस अमेरिका के संबंध की बात करते हैं, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, सैनिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध। अगर बात करते हैं भारत रूस की, तो रूस ने भारत को उस समय आर्थिक सहायता प्रदान किया जिस समय भारत की इकोनॉमिक बहुत डाउन थी। आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा क्या थी, खराब थी। तब रुपया के माध्यम से रूस ने भारत को सहायता दिया, और रुपया के माध्यम से सहायता देने के बाद भारत के साथ व्यापार किया और भारत को स्टील उद्योग दिया, टाटा जैसे इस्पात उद्योग दिए, भिलाई से इस्पात उद्योग दिए। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन दिया, सेकंड प्लानिंग कमीशन जो है, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन किसने दिया, रूस की सहायता से भारत में सक्षम हो पाया है। लेकिन यहां तक की बात करें, अमेरिका का संबंध भारत से आर्थिक मामले में कुछ नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में भारत अमेरिका के संबंध अच्छे हैं,
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार बेहतरीन रूप से देखने को हमें मिल रहा है। वर्तमान परिवेश में अच्छे संबंध है, लेकिन इससे पहले जो थे भारत अमेरिका के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इतना अगर समझ जाओगे तो भारत अमेरिका के संबंध लिखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। राजनीतिक संबंध की बात करते हैं। जब जब राजनीतिक मामला भारत के पास आया तब तब रूस ने भारत का साथ दिया, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन वर्तमान परिवेश में रूस, अमेरिका और भारत का संबंध तीनों का अच्छा दिख रहा है। लेकिन जब शीत युद्ध चल रहा था तब भारत का संबंध केवल रूस से ही अच्छा था, क्योंकि रूस ने भारत को कश्मीर मामले में सपोर्ट किया 1948 में। यूएनओ में भारत की तरफ से आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था? रशिया। इसके अलावा 1965 में जब ताशकंद समझौता हुआ तो रशिया ने साथ दिया किसका? भारत का, जबकि अमेरिका ने साथ दिया पाकिस्तान का। यूएनओ में जब भी अस्थायी सदस्यता की बात होती है तो रूस हमेशा भारत का समर्थन करता है, लेकिन वर्तमान परिवेश में अमेरिका ही भारत का समर्थन दे रहा है अस्थायी सदस्यता के लिए, लेकिन चाइना के विरोध से ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक, सैनिक संबंध की बात करते हैं तो भारत को रूस ने सैनिक सहायता उस समय दिया जिस टाइम अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान को आईएनएस गाजी दिया, तो रूस ने भारत को क्या दिया? सबमरीन दिया, 40वां बेड़ा दिया, तोप दिया, और क्या दिया? मशीन गन दिया। इसके अलावा कई सारे मिसाइलें दी। आज वर्तमान में भारत और रूस के बीच 25 परमाणु संयंत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, जो भारत को पूर्ण रूप से ऊर्जा प्रदान करेगा। दुनिया में रूस पहला देश है जो परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाया था, रूस। तो रूस ने भारत को सैनिक सहायता दिया, लेकिन अमेरिका ने शीत युद्ध टाइम में भारत का सैनिक सहायता नहीं दिया, जबकि वर्तमान में अमेरिका जो है भारत को कई सारे सैनिक हथियार प्रोवाइड किए। 2004 में अमेरिका ने भारत को परमाणु बम दिया। इसके अलावा भारत को अपाचे नामक हेलीकॉप्टर भी दिया। इसके अलावा कई सारे और भी हथियार भारत को प्रोवाइड किया है। जो आपके जो हल्के हल्के जो बंदूकें आती है वो आपको अमेरिका ने ही भारत को दिया है। इसके अलावा इजराइल ने भारत को दिया है, इजराइल को तो आता नहीं है। सांस्कृतिक संबंध बहुत ही बेहतर। भारत, रूस, अमेरिका की संस्कृति बहुत ही अच्छी है। भारत के लोग अमेरिकी संस्कृति काफी ज्यादा अपना रहे। नीली जींस, पेप्सी, कोको कोला जो भी पीते हो आप, बर्गर, पिज्जा ये सब खाते हो। रशियन मूवी देखते हो आप, रशियन लोग ज्यादा पसंद करते हैं भारत के लोग। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत जो के जो संस्कृति को अमेरिकन और रशियन लोग बहुत ज्यादा ही अपना रहे हैं। चाहे कृष्ण प्रेमी हो, चाहे भारत के अच्छे से धरोहर की बात करते हैं, भारत के धर्म की बात करते हैं, भारत के पूजा पाठ की बात करते हैं, तो रशियन लोग और अमेरिकन लोग अपना रहे हैं। इस प्रकार से अमेरिका, भारत और रूस के संबंध को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो बिना हिचक के। वीडियो आप बार बार देखना। अगले क्लास में 2 क्वेश्चन और दूंगा, इसके बाद क्वेश्चन नहीं रहेगा। 2 क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर क्लियर। ये 2 क्वेश्चन पढ़ लो, आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व, और 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 6 क्वेश्चन सॉल्व, खत्म पेपर। वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, तभी जाकर हम आपको अगले वीडियो प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो नहीं। धन्यवाद।